नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस की। हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस दिन से बैठे हैं उस दिन रोज कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं, सुनवाई के दौरान ही दे रहे हैं, जिससे प्रतिपक्षियों को या भारत विरोधी शक्तियों को या भारत में जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा था, जिसको भारत एक धर्मशाला लगती है, भारत में दुनिया के सभी परसिक्यूटेड लोगों को जगह मिलनी चाहिए, या जिनको रोहिंग्या अच्छे लगते हैं, जिनको बांग्लादेशी अच्छे लगते हैं, जिसको पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं, जिसको सऊदी अच्छी लगती है, जिसको टर्किश अच्छे लगते हैं, जिसको हमास अच्छी लगती है, वो सब कोई, और जिनको भारत में कन्वर्जन अच्छा लगता है, भारत में हिंदू समाज जिनके लिए समस्या है, भारत की जो डेमोग्राफी है, वो भारत का जो चरित्र है वो अच्छा नहीं लगता, भारत का इतिहास अच्छा नहीं लगता, भारत में राम कृष्ण की जो कहानियां हैं वो अच्छी नहीं लगती, भारत में भारत बंदियों की भारत वंशियों के इतिहास अच्छे नहीं लगते। उनको सब में सेकुलरिज्म चाहिए, किसी को एसआईआर में सेकुलरिज्म चाहिए, तो किसी को हिंदू मुस्लिम भाईचारा भारत में चाहिए, किसी को वक्फ भारत में चाहिए, किसी को माइनॉरिटी का पहला अधिकार भारत में चाहिए, और किसी को 15% 20% आबादी को माइनॉरिटी के राइट चाहिए। लाउड स्पीकर की आवाज अच्छी लगती है, लेकिन मंदिर की घंटियां पसंद नहीं आती। हिंदुस्तान का पुअर गरीब से गरीब व्यक्ति हिंदू, उनको बर्दाश्त है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को कष्ट भारत में हो जाए। ऐसे लोग भारत में हैं। लेकिन जब कोई इस लेवल का व्यक्ति, चीफ जस्टिस लेवल का व्यक्ति कोई बयान दे देता है और पिटीशन में यह कह देता है कि रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट भारत में नहीं बिछाया जाएगा, रोहिंग्या कोई भारत में रिफ्यूजी नहीं है, भारत का कोई रिफ्यूजी कार्ड लेकर वो पैदा नहीं हुआ है। जब कोई चीफ जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह देता है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, ये जो रिफ्यूजी स्टेटस देने वाले हैं उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कि वो रिफ्यूजी का कार्ड बनाकर भारत को भेज देते हैं। भारत ने कोई रिफ्यूजी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, कोई रिफ्यूजी कन्वेंशन में साइन नहीं किया, और किसी रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन का भारत हिस्सा नहीं है, और ना ही किसी रिफ्यूजी कन्वेंशन को भारत ने रिकॉग्नाइज किया है। जब भारत रिफ्यूजी ना तो स्वीकार करता है, भारत में इस रिफ्यूजी, भारत सरकार का अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अनुरूप भारत सरकार तय करती है कि हम रिफ्यूजी स्टेटस देंगे या नहीं देंगे, लेकिन भारत में ऑटोमेटिकली कोई रिफ्यूजी नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा जो सुरंग बनाकर भारत में घुसते हैं, जो गलत तरीके से भारत में घुसते हैं, जो भारत में जिनको गरीब दिखाई नहीं देते हैं, भारत में ऐसे लोगों को आप चाहते हैं कि उनको हम अपना खाना दे दें, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उनको दे दें, आप चाहते हैं उनको बढ़िया सुविधाएं भारत में मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि रेड कारपेट भारत में बिछना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। भारत में रिफ्यूजी, भारत में घुसपैठिए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये घुसपैठियों का मामला है, घुसपैठियों को भारत में कोई स्थान नहीं हो सकता। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीट पर बैठकर इस तरह से पिटिशनर को, जो पिटीशन लेकर गए थे और ये कहने गए थे कि भाई रोहिंग्या बांग्लादेशी कहां भारत में चले गए, उनको हैबियस कार्पस की रिट यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लेकर गए थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का मतलब होता है, या हैबियस कार्पस की रिट का मतलब होता है व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए, उसके फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा किसी घुसपैठिए के फंडामेंटल राइट नहीं होते। हमारे देश में तुम्हें अगर काम ही करना है गरीबों पर, मजलूमों पर, तो हमारे देश में बहुत गरीबी है, हमारे देश में बहुत पिछड़ापन है, हमारे देश में संसाधनों की कमी है, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो बहुत गरीबी में बीत रही है। उनके लिए काम करिए ना, उनको मदद करिए ना, उनके विकास में काम करिए ना। क्या रोहिंग्या लेकर चले आते हो? इस टिप्पणी पर मैंने उस दिन इस पर एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन मुझे लगा कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आज अभी दोपहर तक मुझे लग रहा था कि जिनको खुजली होनी चाहिए, जिनको चीफ जस्टिस की बात अच्छी नहीं लगनी चाहिए, जिनको बवाल करना चाहिए, वो आखिर हैं कहाँ? शांत क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ ना कुछ तो सीजीआई को प्रेशर में लेने के लिए बोलना ही चाहिए था, क्योंकि सीजीआई मतलब जो 15 महीने के लिए बैठने वाले हैं, उनके पुराने जजमेंट और उनका रिकॉर्ड देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो किसी विरोधी या देश के अगेंस्ट में शक्तियों का सहयोग करेंगे, या वो उनके जजमेंटों के माध्यम से या उनकी सुनवाई के माध्यम से किसी विरोधी को कुछ लाभ हो जाएगा।
देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का संकल्प लिए बैठे लोगों को कोई लाभ भी मिल सकता है चीफ जस्टिस से। और 15 महीने अगर इस तरह की पिटीशनें आई और बड़े बड़े जजमेंट लिख दिए गए जिनका प्रेसिडेंट बन जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आगे आने वालों को उसको काटना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि इन लोगों को बोलना जरूर चाहिए। और अभी जैसे दीपक मिश्रा के लिए खूब बोला गया क्योंकि वो राम मंदिर का जजमेंट करना चाहते थे, वो 370 का जजमेंट करना चाहते थे, तो खूब उनके खिलाफ महाभियोग भी लाया गया। धनखड़ साहब जो बड़ी तेजी से राज्यसभा में उन्होंने सब मतलब विपक्षियों को क्या नहीं पानी पिलाया, उनके लिए कुछ यूट्यूब पर, कुछ फेसबुक पर, कुछ विरोधी, कुछ फंडिड लोग जरूर कहने वाले थे। उनको खुजली मस्ती है, वो भले ही मोदी जी की तारीफ करें, तारीफ करते हुए भाजपा बनाम संघ और धनखड़ साहब के अंदर सत्ता पलटने की शक्ति, ये सब देखकर बौखलाने वाले थे। बौखलाते तो हैं ही और बौखलाए भी और खूब चलाए उन्होंने। बाद में सब टाइफिस हो गया। अभी चीफ जस्टिस ने जो कह दिया था उसका जवाब एक चिट्ठी में आया। चिट्ठी आ गई, चीफ जस्टिस को भेज दी गई और चीफ जस्टिस को जो ये चिट्ठी भेजी गई, इस चिट्ठी में चीफ जस्टिस को सब कुछ बताया गया। अब चिट्ठी भेजने वालों में कौन है? CJAR एक संगठन है, प्रशांत भूषण साहब उसमें हैं, आलोक प्रसन्न जी हैं, वेंकटेश सुंदरम, इंदु प्रकाश, अंजलि भारद्वाज, अमृता जुट, मतलब ये एडवोकेट्स हैं। इनके नाम लेना तो क्या है, लेकिन इनका विचार तो अपना है, उनका एक विचार होता है, सारे देश में अपना विचार होता है। कुछ जजेस लीगल फ्रेटर्निटी, चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के फॉर्मर जज मद्रास हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के फॉर्मर जज, और यहां तक कि जिन्होंने कोर्ट की शक्ल शायद न देखी हो, नेशनल जुडिशियल एकेडमी के लोग, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, कई एक, इनको चिट्ठी लिखना स्वाभाविक था। इन्होंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि आप केवल चीफ जस्टिस नहीं है, आपकी आवाज भारत में आवाज मानी जाती है। आप जो बोल देते हैं आपको बहुत संभल कर बोलना चाहिए। आपने जो बोल दिया उसका प्रभाव देश के जनमानस पर पड़ता है, देश के माहौल पर पड़ता है, देश के रोहिंग्या जो देश में शरण लिए हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा, जो रोहिंग्या देश में शरण लिए हुए हैं उनके मानस पर पड़ेगा, वो डेमोलाइज हो जाएंगे, वो बड़े प्रताड़ित हो जाएंगे, या प्रताड़ित शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, वो बड़े निराश हो जाएंगे आपकी चिट्ठी से। आपने उनको ये कह दिया कि वो घुसपैठिए हैं। वो बाकायदा रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं भारत में। जो भारत में रिफ्यूजी है, जो भारत में शरणार्थी है, उसको आप कैसे इक्वेट कर सकते हैं घुसपैठिए के साथ? आपको घुसपैठिया और उसके बीच का फर्क नहीं मालूम क्या? आपने इलीगल इंट्रूडर्स उनको कह दिया, ये कह दिया कि वो जमीन में गड्ढा खोद खोद कर निकले, ये कह दिया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दांव देकर घुसे हुए हैं। आपने ये जो कह दिया, ये आपको नहीं कहना चाहिए, आप जैसे बड़े व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। आप केवल सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति कहता है, मेरे जैसा मतलब DK दुबे जैसा कोई सामान्य व्यक्ति कहता है तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन आप तो चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस होते हुए ऐसी बात करेंगे तो डिह्यूमनाइजिंग होगा, ये मानवता के खिलाफ होगा, ये मानवता का विरोध करने वाला होगा। आपने म्यांमार में ये लोग जहां से ये रोहिंग्या आते हैं वहां बुद्धिस्टों का आतंक है, आप समझिए, एथनिक माइनॉरिटी इन बुद्धिज्म मेजॉरिटी म्यांमार। अच्छा, मोदी जी तो पूरे विश्व में ये बताते हैं कि बुद्धिस्ट जो हैं हमने बुद्ध दिया, बुद्ध तो शांति के दूत हैं और तुम हमें युद्ध देते हो। हम तो बुद्ध बुद्ध कह के, मोदी जी तो बुद्ध बुद्ध कहते थकते नहीं हैं। किसी भी कार्यक्रम में इस समय वो बुद्ध को, बिल्कुल भगवान बुद्ध को बिठाए हुए हैं अपने कंधे पर और लगातार कह रहे हैं कि भाई बुद्ध जो है वो शांति के दूत हैं। इधर ये लोग कह रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट स्टेट की माइनॉरिटी है साहब, वहां बुद्धिज्मों ने इनको परसिक्यूट किया है। ये इंट्रूडर नहीं है, ये जमाने से यहां पर रह रहे हैं। आप उनको सिटीजनशिप, रोहिंग्याओं को वहां सिटीजनशिप देने से मना कर दिया है म्यांमार ने, और आप भारत में भी उनको ऐसी बात कह रहे हैं। आप भारत में भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं। इनको बेसिक सेफ्टी की जरूरत है, इनको यहां पर सुविधाओं की जरूरत है, इनको यहां गले लगाने की जरूरत है, इनको यहां पर मानवता के आधार पर विचार करने की जरूरत है, और इनको
आपके आदेश के से सरकार तो नहीं कर रही है, सरकार तो मना कर रही है, कह रही है कि भाई हम किसी भी रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर कोई भी रिफ्यूजी कार्ड अगर यूएनओ बांट रहा होगा तो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, हमारे ऊपर सिर्फ वही लागू होता है जो हम जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी पर नहीं लागू होता। उसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा था धर्मशाला थोड़ी ना, आपने रिफ्यूजी कार्ड बांट दिया और आप वहां दुकान खोले हुए हैं, आप किसी को भी भेज देंगे। ये तो, लेकिन वो आए कैसे थे? या तो इलीगली घुसे थे, रिफ्यूजी कार्ड है, भारत में घुस नहीं सकते, भारत उनको स्थान नहीं देता, तो या तो वो इलीगली घुसे थे जैसा चीफ जस्टिस ने कहा, और या फिर पिछली कांग्रेस की सरकारों के दौरान लाए गए थे, उनको जगह दी गई, आओ भाई भारत में बहुत जगह है, आ जाओ, तुम्हारे बड़े भाई भाई यहां बैठे हुए हैं, उनके साथ मिलकर भारत में तंग मचाना, जो भी कहना। चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा आप हेड ऑफ द जुडिशरी हैं, हेड ऑफ द जुडिशरी के लिए आप केवल लीगल फ्रेटर्निटी नहीं है, आप कस्टोडियन हैं देश के फंडामेंटल राइट्स के, गरीबों के मसीहा हैं आप उनको डिस्पोजेस करने की बात कर रहे हैं, आप मार्जिनलाइज करने की बात मत करिए, आप गरीबों, मार्जिनलाइज, गरीब, डिस्पोजेस, इनके संरक्षक हैं, आप उनकी संरक्षण कीजिए। और आप तो मतलब ये चिट्ठी में लिखा और आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपका ही काम है कि उनको रखिए। 1996 का एक जजमेंट याद दिलवाया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये कहा कि भाई इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, state is bound to protect the life and liberty of every human being, be he a citizen or not। वो भारत का नागरिक है कि नहीं है, ये बिना देखे हुए आपकी जिम्मेदारी बनती है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी भारत में आए उसकी जिंदगी और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करे, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, चाहे वो कसाब क्यों ना हो। मतलब इनका मतलब ये है कि चाहे वो कसाब क्यों ना हो, चाहे वो भारत में कुछ भी आतंक मचाए क्यों ना हो, चाहे वो भारत में कोई भी बम फोड़ क्यों ना हो, भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बचाएं। आप तो आवाज है मजलूमों की, गरीबों की, लैंडलेस लोगों की, और रोहिंग्या तो आज की तारीख में लैंडलेस हो गया, क्योंकि वहां म्यांमार में तो वो स्थान दे नहीं रहे, म्यांमार में तो वो इनको सिटीजन ही नहीं मानते, म्यांमार में तो बुद्धिस्ट उनको मार रहे हैं, और भारत में आप नहीं मान रहे हैं। आप भारत में कह रहे हो कि रिफ्यूजी नहीं है, ये तो इंट्रूडर है, आप भारत में कह रहे हो इनको तो रेड कार्पेट हम नहीं बिछा सकते, आप भारत में कह रहे हो हम इनको बेसिक इनविटी नहीं कर सकते, भारत सरकार इनको डिपोर्ट कर रही है, डिपोर्ट करने पर जाने दो। आप सोचिए कि हमारे देश में कहां तक जहर भरा हुआ है दिमागों में, कहां तक, किस लेवल तक जहर भरा हुआ है। कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 का संरक्षण दीजिए उनको, रिफ्यूजी को यहां से निकाला नहीं जा सकता, उनको यहां से निकाला नहीं जा सकता, उनको डिटेन नहीं किया जा सकता, उनको जेल नहीं भेजा जा सकता, और इस तरह की तमाम बातें सीजीआई को सुना डाली चिट्ठी लिखकर। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में सोचने वालों का लेवल क्या है, सोचने वाले सोचते किस लेवल से हैं, और ये लिखी चिट्ठी क्यों लिखी? सीजीआई हैं, उनके हाथ में पावर है, वो जजमेंट करेंगे, उनका जजमेंट करना अधिकार है, और वो लीगल फ्रेटर्निटी के अलावा वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द जुडिशरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो सब कुछ लीगली ही करेंगे। लेकिन देश की जनमानस की भावना के अनुरूप कैसे करेंगे, ये इनकी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि अभी तो चीफ जस्टिस को बैठे हुए 4-5 ही दिन हुए हैं, इन 4-5 दिनों में उन्होंने जो स्पीड पकड़ी है, अभी वो केरला वाला मैटर जो उन्होंने कह दिया कि भाई मंदिर का पैसा मंदिर के लिए खर्च होना चाहिए, तुम्हारे कहीं व्यापार बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार चलाने के लिए, राज्य के स्कूल या अनाथालय चलाने के लिए नहीं है, वो लोग डाइटी को देते हैं, डाइटी को दान जाता है, डाइटी के विकास के लिए चाहिए, लोग बेंच में ही कह दिया, डिसमिस कर दिया। तो वो रोज कुछ ना कुछ इस तरह का कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको सवा साल वो बैठेंगे, और सवा साल में अगर डेली बेसिस पर ऐसा कुछ करेंगे, सवा साल में डेली बेसिस पर अगर ऐसा कुछ करेंगे, और 200 दिन भी प्रोसीडिंग अगर साल में चलती है, 200 दिन की प्रोसीडिंग का मतलब साल की 300 दिन, लगभग सवा 200 दिन बैठेंगे, और सवा 200 मैटर ऐसे अगर उन्होंने कर दिए तो उन्होंने कहा आप केवल आपके जजमेंट ही केवल प्रभावी नहीं होते, आप लीगल फ्रेटर्निटी के हेड ऑफ द जुडिशरी होने के नाते आपका बयान भी देश का मानस खराब करता है, देश को दूसरा संदेश देता है, लीगल फ्रेटर्निटी को बदनाम करता है। सीजीआई सही बैठ जाए तो लोगों को परेशानी होती। अब चलो ये 25 लोगों ने मिलकर चिट्ठी लिख दी,
आप जाइए कोर्ट में, आप अपीयर हुई, सब जाइए, सब लीगल फेडरेट सारे जाइए, पिटीशन डालिए, सब उसमें जाकर आइए फाइल करिए, सब लोग शामिल हो जाइए, सब लोग सीजीआई को वहां पर बताइए, तो सीट पे बैठकर सीजीआई बताएगा कि वाकई में मैं क्या कर रहा हूं और तुम कौन हो। लेकिन उससे तो सीजीआई जवाब दे लेंगे, और यह भी संभव है कि सीजीआई वहां सामने हमने अगर पिटीशन में घुस जाओगे तो सीजीआई बात कर लेंगे। नहीं, इनको माहौल बनाना है सीजीआई के खिलाफ, इनको माहौल बनाना है देश के खिलाफ, इनको माहौल की जिसको एड्रेस करना चाहते हैं उनको एड्रेस करना है। इनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या किसके लिए हैं। ऐसे भारत में एक बड़ी तादाद है, एक बड़ी संख्या है जिसकी वजह से भारत कई बार गुलाम हो चुका है, ऐसी बड़ी संख्या है जिसकी वजह से भारत का माहौल खराब होता है, ऐसी बड़ी संख्या है जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं मानती है, जो कि भारत को भारत नहीं मानती। इनका क्या इलाज है, आप लोग लिखकर जरा बताइएगा कि इनका क्या इलाज है और इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होने चाहिए जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी। लेकिन मुझे लगा था कि खुजली मचेगी जरूर और ये लिखेंगे जरूर। चिट्ठी उन्होंने लिख दी, खुजली उनके मच गई और बड़ी तेजी से मची, 2-3 दिन लेकिन विचार करके लिखी गई होगी, लोग इकट्ठे करे होंगे, टर्म क्या होंगे, कंडीशन क्या होंगे, सवाल क्या खड़ा करे, सीजीआई के मानस पर क्या प्रभाव डालेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सीजीआई हरियाणा से आते हैं, ये भूल जाते हैं कि सीजीआई का पुराना इतिहास अगर उठाकर देखोगे तो बोलते कम है, करते ज़्यादा है। और सीजीआई उस राज्य से आते हैं जहां लोगों को समझ में थोड़ी देर में आती है, जो सही है वो जल्दी समझ में आता है, गलत को सही करना जानते हैं और गलत को के साथ भी गलत करना जानते हैं, वो उस राज्य से आते हैं। इसलिए इस चिट्ठी का मुझे लगा कि हवाला दे दिया जाए, बता दिया जाए कि भारत में भी एक बड़े लोग, बड़ी संख्या है जो इस तरह की चिट्ठियां अभी लिखने से बाज नहीं आएगी, सीजीआई को डेमोलाइज करना चाहते हैं। कितना सीजीआई पर प्रभाव पड़ेगा ये तो 1-2 दिन की आगे की प्रोसीडिंग से ही पता लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।